अगर किसी ने 5 बारी सिग्नल देखने के बाद भी जियो फाइनेंस एग्जिट नहीं किया तो उसे स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंबानी की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जियो फाइनेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने कई चैनल्स देखे होंगे, कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये तो बताया होगा कि जियो फाइनेंस क्यों गिर रहा है, लेकिन किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया होगा कि अब जियो फाइनेंस में क्या करें। तो आज की वीडियो का यही विषय रहेगा। हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जियो फाइनेंस अब इतना नीचे गिर गया है तो अब इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के चार्ट्स पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जियो फाइनेंस का डेली चार्ट खोला हुआ है। तो इसमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जियो फाइनेंस काफ़ी नीचे गिर गया है। तो चलिए सबसे पहले इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में ये क्लियरली दिख रहा है कि पहले जियो फाइनेंस ऊपर गया, लिस्टिंग के होने के बाद थोड़ा सा नीचे गिरा था, लेकिन सीधा फिर उसके बाद ऊपर ही गया और अब काफ़ी समय से वो नीचे गिर रहा है। तो जियो फाइनेंस जो एक समय अप ट्रेंड में था, अभी वो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए इन रेखाओं को हटा देते हैं और डेली चार्ट पे वापस चलते हैं। तो डेली चार्ट पे हमको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सेबी की गाइडलाइंस कहती हैं कि हम करंट चार्ट को नहीं देख सकते, करंट डेटा पे डिस्कशन नहीं कर सकते। तो हमें ये तो पता है कि जियो फाइनेंस काफ़ी नीचे गिर गया है और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जियो फाइनेंस में अब क्या करें, लेकिन हम करंट चार्ट को नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पिछले 3 महीने का चार्ट हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं दिसंबर के शुरू में चला जाता हूँ और ये पिछले 3 महीने का चार्ट मैंने हाइड कर दिया है। तो अगर अब इसको देखें तो चार्ट ऐसा लग रहा है। तो चार्ट को देख के ये नहीं लग रहा कि प्राइस धाराशायी हो गया है। चार्ट को देख के यही लग रहा है कि चार्ट एक अप ट्रेंड में था और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। तो क्या इस चार्ट को देख के ये लग रहा है कि हमको इस चार्ट में एग्जिट कर देना चाहिए? चलिए वो समझ लेते हैं। तो चलिए इन रेखाओं को हटा देते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हायर हाई हायर लोज एंड लोअर हाइज लोअर लोज। इसका क्या मतलब है? जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो एक हाई बनता है, उसके बाद एक लो बनता है, उसके बाद जो अगला हाई होता है वो पिछले हाई से ज़्यादा का होता है और जो अगला लो होता है वो पिछले लो से ऊपर का होता है। तो ऐसे ऊपर ऊपर चलता रहता है। लेकिन जब एक इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक नीचे गिरता है तो उल्टा हो जाता है कि वो लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बनाता है। तो वो ऐसे चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर जो अगला लो बनेगा वो पिछले लो से नीचे का होगा और जो अगला हाई बनेगा वो भी पिछले हाई से नीचे का होगा। तो हमको ये देख के समझ में आ जाती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए इन रेखाओं को भी हटा देते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंस एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा था और काफ़ी समय से बनाता गया। ये देखिए, ये मैं हाईज को मार्क कर रहा हूँ, ये हाईज हैं। तो अगला हाई पिछले हाई से ऊपर का है, तो ऐसे चल रहा था। और ऐसे ही हम लोज को भी मार्क कर सकते हैं। तो ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है। तो ऐसे ही हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा था। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब क्या हुआ, एक ऑल टाइम हाई बना, यहाँ पे बना। तो हमको नहीं पता था कि ऑल टाइम हाई है या नहीं है, एक हाई बना। हमको तो सिर्फ यही पता था कि एक हाई बना है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लो बना। अब यहीं पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए थे। वो क्यों भला? क्योंकि ये वाला जो लो है ये इस लो से नीचे का है, तो एक लोअर लो बन गया। लेकिन हमको इंतजार करना चाहिए कि जब तक एक लोअर हाई ना बने। तो यहाँ पे एक लोअर हाई भी बन गया, लेकिन अभी भी हमको पता नहीं है कि ये लोअर हाई है कि अभी यहाँ थोड़ा सा नीचे जाके और ऊपर चला जाएगा। तो हमको फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो वो इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 जून को जब सारे स्टॉक क्रैश कर रहे थे तो यहाँ पे जियो फाइनेंस ने भी एक लोअर लो बनाया, वो इस लो के नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए था कि यहाँ पे जियो फाइनेंस को एग्जिट कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसके बाद भी तो ऊपर चला गया था। हाँ जी, चला गया था, बिल्कुल चला गया था। लेकिन हमको ये नहीं देखना होता कि हमको बिल्कुल टॉप पे बेचना है या बिल्कुल बॉटम पे खरीदना है। तो अभी हम यहाँ पे टॉप की बात करते हैं कि हमको कभी भी नहीं पता लगेगा कि बिल्कुल टॉप है, ऑल टाइम हाई है और यहीं पे हम बेच दें।
हमको सिग्नल तभी मिलता है जब वो टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाता है और उसके बाद हमको पता लगता है कि अब एक टॉप बन चुका है और यहाँ पे हमको एग्जिट कर देना चाहिए। तो चलिए ये वाली आकृतियाँ भी हटा देते हैं। अगर आपको तब भी लगा कि ये ऊपर जा सकता है और आपने पकड़ के रखा तो ये थोड़ा सा ऊपर गया भी और फिर भी आपने एग्जिट नहीं किया तो ये फिर से नीचे आ गया। जब ये फिर से नीचे आया तो यहाँ पे एक डेली कैंडल भी लो के नीचे क्लोज हो गई थी, तो यहाँ तो बिल्कुल ही एग्जिट करना बनता था। अगर आपने यहाँ नहीं किया था, 4 जून को नहीं किया था या 5 जून को नहीं किया था, तो यहाँ पे तो करना बनता ही था। चलिए, अगर आपने यहाँ पे भी नहीं किया और फिर भी एक पेशेंटली इंतज़ार करते रहे तो उसके बाद भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने फिर एक सपोर्ट लिया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ दिया मतलब एक डेली कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गई। अब इसको देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस आया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ से बाउंस आया, थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस आया, फोर्थ टाइम यहाँ से बाउंस आया, लेकिन फिफ्थ टाइम वो नीचे गिर गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये भी बाउंस ही था, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन हमको इसके बाद का भी पता है कि ये इस सपोर्ट को तोड़ गया था। तो आप ये देखिए कितनी बारी जियो फाइनेंस ने चीख चीख के बोला कि आप मुझे बेच दो, एग्जिट कर दो। पहली बारी यहाँ 4 जून को बोला, फिर दूसरी बारी यहाँ पे बोला, फिर तीसरी बारी यहाँ पे बोला और चौथी बारी जब ये सपोर्ट को ब्रेक कर गया होगा इसके बाद वहाँ पे बोला। अगर किसी ने 5 बारी सिग्नल देखने के बाद भी जियो फाइनेंस एग्जिट नहीं किया तो उसे स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सीख के करिए, चार्ट पैटर्न्स को समझ के करिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझ के करिए, या कुछ भी समझिए, किसी भी तरह से आप समझिए, फंडामेंटल एनालिसिस समझिए, कंपनी के बारे में समझिए, कुछ समझिए, उसी के बाद आप स्टॉक मार्केट में काम करिए। बिना सीख के अगर काम करेंगे तो आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे। चलिए आपको एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें 24 लेसन्स हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा सिखाया गया है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। आप बस YouTube पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और होम पेज पे जाएंगे तो आपको ये 24 लेसन्स मिल जाएंगे। आप एक एक करके देखिए। कुछ लेसन्स छोटे हैं, 10-15 मिनट के हैं, कुछ लेसन्स बड़े भी हैं, 25-30 मिनट के हैं। आप धीरे धीरे करके देखिए, आराम से देखिए, 1 महीना लगाइए। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरी डेली लाइव पे आ सकते हैं और आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आप ये सीखिए, समझिए, उसके बाद ही आप स्टॉक्स में काम करिए। चलिए जियो फाइनेंस पे वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं कि अब जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए। तो आज का चार्ट तो हम नहीं देख सकते हैं, आज क्या हो रहा है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम पिछला चार्ट जरूर देख सकते हैं और पिछले चार्ट को देख के हम पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या ऐसा पैटर्न दोबारा बनेगा या बन चुका है, और उसके बेस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पीछे चलते हैं। आईपीओ लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंस ने थोड़ी सी गिरावट देखी थी। तो ये गिरावट उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी आज की डेट में है, लेकिन इसमें एक पैटर्न बना हुआ है। तो वो पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पैटर्न्स बनते हैं, वो चाहे आर्ली कैंडल पे बने या डेली कैंडल पे बने या वीकली कैंडल पे बने, तो उनका रिजल्ट सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है। तो हमको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो चलिए हम इसको आर्ली कैंडल पे कन्वर्ट कर देते हैं, आर्ली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं और आईपीओ लिस्टिंग के बाद का चार्ट देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन है जब आईपीओ लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंस में थोड़ी सी गिरावट आई। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये लोअर हाई लोअर लो चलता गया और काफ़ी समय तक चलता गया। आप बीच में देखेंगे कहीं पे भी ये पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद यहाँ पे जाके ये पैटर्न ब्रेक होना शुरू हुआ। वो कैसे जरा देख लेते हैं। तो इस आकृति को हटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक लो बना और उसके बाद एक हाई बना और फिर एक लो बना जो पिछले लो से ऊपर का था, फिर एक हाई बना जो पिछले हाई से ऊपर का था। बल्कि ये हुआ कि इससे पहले ये वाला एक हाई बना हुआ था। तो जब प्राइस ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे एक हायर हाई का पैटर्न बन चुका था, परंतु हम इसी को मान लेते हैं कि ये एक हाई बना। तो आप यहाँ पे जियो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका ये है कि जब भाव ऊपर निकल जाता है तो उसके बाद एक पुल बैक आता है, तो पुल बैक पे लेना चाहिए।
तो जब भाव ऊपर निकल गया उसके बाद एक पुल बैक आया और पुल बैक को देखिए तो वो पुल बैक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ट्रेडर यहाँ पे एक निवेश कर सकता था, एक अच्छी कैंडल देख के निवेश किया जा सकता था। लेकिन उससे अच्छा तरीका तो ये था कि जब तक यहाँ पे एक रेंज बन रही थी तो रेंज जब तक बन रही थी तब तक रुके रहते और जब रेंज ब्रेकआउट होता तब लेते। तो अभी भी यहाँ पे जियो फाइनेंस ने बाई करने के काफ़ी मौके दिए। तो यहाँ पे ये आकृतियाँ हटा देते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको मौका मिला। तो पहला मौका हमको यहाँ पे मिला, दूसरा मौका हमको यहाँ कहीं मिला, तीसरा मौका हमको यहाँ मिला। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे भी नहीं लिया होता तो जियो फाइनेंस फिर से एक बार ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो चौथा मौका यहाँ पे भी मिला। तो जियो फाइनेंस ने इतने सारे मौके दिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो देखिए उसको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया होता। तो अगर हम आगे जाएंगे तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल गया होता। तो चलिए सारी आकृतियों को हटा देते हैं और डेली चार्ट पे वापस चलते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होती, इस रेंज में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होती, मान लेते हैं 220-225 रुपये के करीब इन्वेस्टमेंट करी होती, तो उसको काफ़ी बड़ा लाभ मिल गया होता। देख सकते हैं कितना बड़ा लाभ मिल सकता था। तो ऑल टाइम हाई तक नहीं जाते, उससे थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं, तो करीब करीब 65% का लाभ मिल गया होता। चलिए मान लेते हैं कि आपने ये भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आपने तो आईपीओ में लिया था, ठीक है। अगर आपने आईपीओ में लिया होता तो आपकी तो कॉस्ट इससे भी नीचे की होती। अगर आपने आईपीओ में लिया होता तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता, एक समय पे काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता। तो देख लेते हैं कि अगर आपने आईपीओ में लिया होता तो कितना फ़ायदा हो रहा होता। मान लेते हैं आपका प्राइस यहाँ कहीं था, तो अगर आप यहाँ पे निकल जाते तो आपको करीब करीब 34% का फ़ायदा होता। अगर आप नहीं निकले होते और यहाँ पे निकल जाते तो करीब करीब 26-27% का फ़ायदा हो रहा होता। और अगर आप उसके भी बाद निकलते तो हो सकता है थोड़ा सा और कम फ़ायदा हो रहा होता, लेकिन फिर भी फ़ायदा हो रहा होता। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो अभी आपको नुकसान हो रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तब आपको सजग रहना चाहिए और एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जिट तभी करना चाहिए जब आपको सिग्नल मिले। जब सिग्नल मिले तो एग्जिट कर जाइए, ज़्यादा लालच मत करिए, क्योंकि दोबारा मौके आएंगे, नए स्टॉक मिलेंगे और आप प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका जितना भी प्रॉफिट है, चाहे बड़ा है या छोटा है, वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि जियो फाइनेंस में हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि अब क्या करना चाहिए। तो जो मैंने आपको अर्ली चार्ट पे दिखाया था वो देखिए, क्या ऐसा पैटर्न दोबारा बन रहा है, एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। अगर बन रहा है तो निवेश कर दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ भी मत करिए। अब कई लोगों का प्रश्न ये होगा कि क्या एवरेजिंग करी जा सकती है, तो मेरा आंसर वही रहेगा, उत्तर वही रहेगा। क्या आपको एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो एवरेजिंग करिए, नहीं दिख रहा तो मत करिए। तो ये था मेरा जियो फाइनेंस के ऊपर विश्लेषण। मुझे बताइए कि आपने जियो फाइनेंस क्यों लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिस रीज़न से आपने जियो फाइनेंस लिया था, अगर वो रीज़न अभी भी वैलिड है, अभी भी एप्लीकेबल है, तो आप जियो फाइनेंस को होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर वो रीज़न अभी वैलिड नहीं है तो आप जियो फाइनेंस से निकल जाइए। एक स्टॉक को बाई करने के कई कारण हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। अगर आपका रीज़न वैलिड है तो ठीक है, बने रहिए। लेकिन अगर आपका रीज़न वैलिड नहीं है तो आप एग्जिट कर जाइए। यहाँ पे जो हमने रीज़न समझा वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे था, चार्ट्स के बेस पे था। हो सकता है कि आप चार्ट्स ना देखते हो, आपके पास कोई और रीज़न हो, लेकिन आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपने ये स्टॉक इसलिए खरीदा हो क्योंकि ये अंबानीज़ की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि मुकेश अंबानी या अंबानीज़ ने पिछले कई सालों में इतनी बड़ी रिटर्न दी है, इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा प्रॉफिट बना के दिया है, तो जियो फाइनेंस भी ऐसा ही करेगा। हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस रीज़न को नहीं समझता हूँ। अगर आप उस रीज़न को समझते हैं तो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करिए, ज़रूर इसमें बने रहिए। मेरा जो विश्लेषण है वो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर है। अगर आपको टेक्निकल चार्ट्स समझने हैं तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स पे जाइए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है, और उसे देखिए और समझिए। अगर आपके पास कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपने जियो फाइनेंस खरीदा था और अगर वो रीज़न वैलिड है तो इस काउंटर में बने रहिए, और तब तक बने रहिए जब तक वो रीज़न वैलिड है। अगर वो रीज़न वैलिड नहीं है तो इस स्टॉक से निकल जाइए और कोई और स्टॉक ढूंढिए।
चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, जियो फाइनेंस के ऊपर कुछ कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।